हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ ऑफ द डे। आज से हम लोग जो है 25 अगस्त आज की डेट है और आज से हम लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस को कवर करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो है वो देखेंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके के जो हम वीडियोज़ ला रहे हैं इसको देखेंगे और अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो इसके रिगार्डिंग हमें देंगे। ठीक है, हम इसमें कोशिश करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करें और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ ऑफ द डे फॉर 25 अगस्त 2022। चलिए, देखिए, सबसे पहली जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फास्ट फॉरवर्ड्स नोट बैन अमंग 25 केसेस टू बी हर्ड बाय 5 जजेस बेंच। ठीक है, कुछ 25 केस हैं जिनमें से एक केस आपका नोट बैन का भी है। नोट बैन मतलब जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो, उसको लेकर कुछ केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे और अभी तक उनकी हेयरिंग नहीं हो पाई है। तो उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि हम एक मतलब इस तरीके के केसेस को निपटाने के लिए 5 जजों की बेंच बनाएंगे और बहुत जल्द इस तरीके के केसेस का निपटारा कर लेंगे। ठीक है, तो जो केसेस हैं जो इस तरीके के केस में लिए जाएंगे वो सबसे पहला तो जो एनआरसी का केस चल रहा था वो है, जो कि 2016 से पेंडिंग है। साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया गया था जो 2016 से ये भी पेंडिंग है। और साथ ही साथ डिमोनेटाइजेशन स्कीम को चैलेंज किया गया था, ये केस भी 2016 से पेंडिंग है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और केसेस भी थे जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिख्स एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पंजाब की, पंजाब में जो सिख हैं, जो सिख कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आती है, इसको लेकर भी एक केस था 2010 से ये पेंडिंग है। और एक पीआईएल थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो ये चैलेंज करती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ निकाह हलाला एंड पॉलीगेमी। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक ये प्रैक्टिस होती है निकाह हलाला की या पॉलीगेमी की, इसको क्या करने की, इसको चैलेंज किया गया था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए ये भी कुछ तरीके के केस थे, 2018 से ये पेंडिंग है। और साथ ही साथ चैलेंज टू द प्रैक्टिस ऑफ एक्स कम्युनिकेशन इन द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के केसेस हैं, आप इनके नाम जो है थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं और इनके बारे में जो है कहीं आपको जरूरत पड़े तो कोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी था कि वैलिडिटी ऑफ अ स्टेट लॉ, आंध्र प्रदेश के जो स्टेट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो स्टेट है वहां पर यह था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के सारे लोग हैं उनको बैकवर्ड क्लास क्या कर दिया गया था, बताया गया था कि वो बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे और उसको उसकी वैलिडिटी है, उस स्टेट लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। यहाँ पर ये केस 2006 से पेंडिंग है। तो इस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, 5 जजेस की बेंच बना के उसको निपटाएंगे। ठीक है, और बहुत जल्द इनकी हियरिंग होने वाली है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी यहाँ पर मैंने आपको फोटो दिखाई है, जस्टिस यू ललित, ये 27 तारीख को जो है चार्ज लेने वाले हैं और उसके 2 दिन के बाद यानी कि 29 तारीख से ये सारी की सारी जो हियरिंग्स है इन्होंने बोला है कि हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बनता है, ठीक है, ये तो बेसिकली कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज था कि क्या चीज न्यूज में चल रही है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जानना कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, क्योंकि यहां पर देखिए साफ साफ एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज अ 5 जज बेंच। ठीक है, तो ये 5 जज की बेंच दिया गया है, तो उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक नेम दिया गया है किसको, बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को। ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होती हैं, हाई कोर्ट में नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें एटलीस्ट 5 जज होते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो एक एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है जिसमें एटलीस्ट 5 जज होते हैं। ठीक है, कम से कम 5 जज, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। टू द कोर्ट ऑफ द कोर्ट विच सिट टू डिसाइड एनी केस, कोई भी केस हो सकता है इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, एज टू द इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई भी लॉ का कोई सब्सटेंशियल पॉइंट है, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जा सकती है। या फिर फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143।
ठीक है। 143 आपको पता है, जो प्रेसिडेंट है उनका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में जो है वो राय मशवरा कर सकते हैं, उनसे कोई एडवाइस ले सकते हैं, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। उस केस में भी क्या होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बैठाई जाएगी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इस आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 में। और साथ ही साथ इसको बनाता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड रेफर केसेस टू इट। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से केस इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाने चाहिए वो भी कौन डिसाइड करेगा, सीजेआई ऑफ इंडिया, मतलब सीजेआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और नए चीफ जस्टिस का नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज जस्टिस यूयू ललित। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगली न्यूज आती है कि SC टू हेयर प्ली सीकिंग रिव्यू ऑफ PMLA ऑर्डर इन ओपन कोर्ट टुडे। ठीक है, ये जो PMLA है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, PMLA दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका अभी जुलाई के महीने यानी कि लास्ट मंथ इसका कुछ वर्डिक्ट आया था। ठीक है, मतलब इस चीज को लेकर जो है वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने ये बोला था कि जो PMLA के अंडर कुछ पावर्स दी गई हैं ED वगैरह को, वो पावर्स क्या की गई थी, विदहेल्ड की गई थी। बोला गया था कि पावर्स ठीक है। ठीक है, अब उसको लेकर रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही है कि उस चीज को यहां पर रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू भी कहां पर किया जाएगा, ओपन कोर्ट में। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। पहले तो PMLA आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ PMLA। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो रिव्यू पिटीशन है वो क्या चीज है, और ओपन कोर्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मैं आपको हर चीज वर्ड बाय वर्ड नहीं बता सकता। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि PMLA है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। अब मैं आपको यहां पर उस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में आपको उसके सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, जो प्रोविजंस है वो नहीं बता सकता। अदरवाइज वीडियो जो है फिर वो ये न्यूज़ कभी खत्म ही नहीं होगी, दिन भर चलती रहेगी, है ना। तो मैं आपको लेकिन जरूर से ये बात जरूर बता दूंगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां से पढ़नी है। ठीक है, वो चीज जो है आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके जरूर पढ़िएगा, और अगर हमारे से हो सकेगा तो हम उसके ऊपर कुछ अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि PMLA के प्रोविजंस आप लोगों को पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए, और साथ ही साथ ओपन कोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। चलिए फिलहाल हम इसमें बात करते हैं। तो रिव्यू पिटीशंस आर यूजुअली हर्ड, जो रिव्यू पिटीशंस हैं वो यूजुअली जो है वो चैम्बर में हर्ड की जाती है, मतलब ओपन कोर्ट में नहीं होती है, और उसी बेंच के द्वारा सुनी जाती है जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट दिया होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है दैट इज यूजुअली, मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कि रिव्यू पिटीशन चेंबर में सुनी जाएगी या उसी बेंच के द्वारा सुनी जाएगी जिसने ओरिजिनल जजमेंट दिया है, ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है। इट इज यूजुअली, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, एंड इट इज ओनली इन रेयर केसेस दैट द सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर देम इन ओपन कोर्ट। ठीक है, और बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको ओपन कोर्ट में हियर करने के लिए तैयार होता है, अदरवाइज चेंबर्स में होती है और सेम बेंच के द्वारा की जाती है जिसने ओरिजिनल जजमेंट दिया होता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो अपने ऑर्डर्स और जजमेंट को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और रूल्स अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिव्यू कर सकता है, वो पावर तो आर्टिकल 137 देता है। साथ ही साथ किस हिसाब से रिव्यू करेगा, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है ना, कोई प्रोविजन ऑफ द लॉ है, उसको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ आर्टिकल 145 के अंतर्गत जो रूल्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को, अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए यहां से जो सवाल बनता है वो ये है कि क्या हाई कोर्ट्स जो है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेदर हाई कोर्ट कैन रिव्यू देयर ओरिजिनल ऑर्डर्स और जजमेंट, यस और नो, इफ यस मेंशन द आर्टिकल। ठीक है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत एक्टिव रूप से होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ मैं यहां पर आऊं और आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स देते जाऊं, आप लोग कान में ईयरफोन लगा के जो है अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल में इस न्यूज एनालिसिस को सुन लें और बाद में इसका PDF डाउनलोड करके अपने पास रख लें, उससे कुछ नहीं होगा।
ठीक है, यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। और मैं जो जो चीजें आपसे पूछ रहा हूं, जो जो चीजें आपको बता रहा हूं, वो बिल्कुल एक्टिवली होके आपको सुननी है। इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करनी है और साथ ही साथ जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ओपन कोर्ट रिव्यूज, कुछ ओपन कोर्ट रिव्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास्ट में भी किए गए हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनके ओपन कोर्ट रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में किए हैं। साबरीमाला मंदिर का जो केस था 2019 का, उसकी भी जो रिव्यू हुआ था वो ओपन कोर्ट में हुआ था। साथ ही साथ राफेल डील की जो केस था, ठीक है, जो राफेल डील को लेकर जो केस हुआ था वो भी ओपन कोर्ट में हुआ था। और साथ ही साथ ऑर्डर फॉरबिडिंग अरेस्ट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। SC/ST का जो एक्ट था 1989 का, उसमें एक प्रोविजन ये ऐड किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो SC/STs के खिलाफ कोई ऑफेंस करता है ना, कोई जुर्म करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन। ठीक है, बिना परमिशन के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इस ऑर्डर को खारिज करने के लिए, ऑर्डर को फॉरबिड करने के लिए भी एक ओपन कोर्ट रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है 2018 में। ठीक है, आई होप बात क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने है और वो ये है कि सेंटर वर्सेस छत्तीसगढ़ ऑन ट्रांसफर ऑफ 300 स्क्वायर किलोमीटर फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये मसला क्या है, मसला यह है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आज की डेट में वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, अलग राज्य है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया यूनियन का पार्ट है, लेकिन अब वो एक, आप कह सकते हैं कि सॉवरन स्टेट है, अपना स्टेट है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि कुछ जो जमीन है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ जमीन जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए देने की बात कर रहा है। कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन सेंटर ये बोल रहा है कि जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, उसके पास ये राइट्स नहीं है। ठीक है, उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके की फॉरेस्ट लैंड को जो है ट्रांसफर कर सकें, और उसमें सेंटर की रजामंदी जो है वो जरूरी है। बिना सेंटर की परमिशन के वो इस तरीके की लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, देखते हैं। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ डिड नॉट सीक फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर ट्रांसफरिंग द लैंड। ठीक है, ये सेंटर बोल रहा है। ठीक है, सेंटर क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ ने जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लिया फॉर ट्रांसफरिंग द लैंड विच इज द स्टेट क्लेम्स इज नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, स्टेट ये बोल रहा है, छत्तीसगढ़ ये बोल रहा है कि हम जिस लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं वो नॉन फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेंटर है वो ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ ने क्या नहीं लिया है, स्टेट ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लिया है। ठीक है, बाय मिस्टेक फॉरेस्ट लैंड को जो है, नॉन फॉरेस्ट लैंड को वो क्या कर रहे हैं, अर्लियर बाय मिस्टेक टू इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बेसिकली ये जो काम था ये बहुत पुराना इतिहास है। ठीक है, इस इतिहास पर भी हम लोग चलेंगे। नाउ द यूनियन मिनिस्ट्री हैज पॉइंटेड आउट दैट द लैंड इन क्वेश्चन इज अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, जो सेंटर है, यूनियन मिनिस्ट्री है सेंटर की, यूनियन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, वो ये बोल रही है कि ये जो लैंड सवालों के घेरे में है वो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिसको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये देखिए पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, ये हम देखते हैं। मिड 1950s में कुछ एक्स जमींदारी फॉरेस्ट हुआ करते थे। एक्स जमींदारी फॉरेस्ट मतलब जिस समय जमींदारी वगैरह चलती थी उस समय के कुछ फॉरेस्ट थे जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का, क्योंकि उस समय तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ वाज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कुछ जमीन थी। ठीक है, जिसको नोटिफाइड किया गया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ठीक है, वर नोटिफाइड एन मास। एन मास का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा जमीन जो है वो क्या कर दी गई, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया गया। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक, द एरियाज वर सब्सिक्वेंटली सर्वेड। अब बाद में क्या किया गया कि उस एरिया का सर्वे किया गया। ठीक है, और उनको या तो डिक्लेयर कर दिया गया रिजर्व फॉरेस्ट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ राइट्स, मतलब वहां पर जो भी लोग रहते थे उनके जो भी राइट्स थे उनको, उनका क्लेम सुनते हुए, उनको सेटल करते हुए, या तो उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, और या फिर उसको डीनोटिफाई करके वापस से जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। ठीक है, ये दो काम किए गए। अब बाकी जो एरिया बच गया उस सर्वे में से, उसको जो है ऑरेंज में मार्क कर दिया गया। इनको बोला जाता है ऑरेंज एरियाज।
ठीक है, मैप में जो है जो जगह बच गई, यानी कि दो प्रकार की हमारे पास लैंड हुई। पहले जो जमींदार के पास लैंड होती थी उस लैंड को क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसको नोटिफाई किया एज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। और बाद में क्या किया गया कि उसको सर्वे किया गया और उसमें से कुछ जमीन जो है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया लोगों के राइट्स को सेटल करते हुए, और कुछ जमीन को जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस दे दिया गया, ठीक है, डिनोटिफाई करते हुए उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। और जो बाकी ऐसे जमीन थी जहां पर सर्वे नहीं हो पाया उसको बोल दिया गया ऑरेंज एरियाज, और उनको मैप में ऑरेंज में मार्क कर दिया गया। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, एज रिपोर्ट्स ऑफ रैम्पेंट इलिसिट फेलिंग एंड एनक्रोचमेंट डिलेड द कंप्लीशन ऑफ द सर्वे। अब वहां पर बेसिकली क्या होता था कि जो पेड़ वगैरह थे वो बहुत ज्यादा काटे जाते थे, इलीगल तरीके से काटे जाते थे, साथ ही साथ वहां पर कुछ अतिक्रमण होता था, मतलब लोग कुछ घेराबंदी वगैरह कर लेते थे, उसकी वजह से सर्वे नहीं हो पाया। ठीक है, तो इनैक्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980 टूक अवे द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू डिनोटिफाई फॉरेस्ट लैंड ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जो बेसिकली जमीन को डिनोटिफाई करके वापस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे रहा था, ठीक है, उनकी पावर को क्या करता है ये जो एक्ट है 1980 का, वो कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है ही नहीं कि वो फॉरेस्ट की लैंड को क्या कर सके, डिनोटिफाई कर सके। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। हमने पीछे देखा ना यहां पर, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ जमीन तो जो है वो क्या कर दी, रिजर्व फॉरेस्ट बना दी। ठीक है, कुछ जमीन को जो है वो डिनोटिफाई करते हुए, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था उसको डिनोटिफाई करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस सौंप दिया। ठीक है, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि सर्वे तो चल रहा था, सर्वे लेकिन जो है वो इस तरीके की इलिसिट फेलिंग की वजह से या फिर एनक्रोचमेंट वगैरह की वजह से सर्वे टाइम पर नहीं हो पाया। ठीक है, और उसके बाद उसी बीच आ गया 1980 का ये वाला एक्ट, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। और ये एक्ट ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो फॉरेस्ट की जो जमीन थी उसको खुद से डिनोटिफाई कर सके, ये उसने बोल दिया, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई। अब उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉरेस्ट की ब्रॉड डेफिनेशन दी 1996 में। तो मध्य प्रदेश ने क्या करा कि जो रेवेन्यू फॉरेस्ट थे वो किसको दे दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, मतलब जो रेवेन्यू फॉरेस्ट, मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास फॉरेस्ट थे उनको दे दिया गया, किसको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और इस वजह से जो ऑरेंज एरियाज थे, ठीक है, जो ऑरेंज एरियाज मैंने आपको बताया जहां पर सर्वे नहीं हो पाया था, उन ऑरेंज एरियाज में बढ़ोतरी हुई इस दशक में, 1997 से लेकर 2007 तक इसमें बढ़ोतरी हुई। और इन दैट प्रोसेस सम नॉन फॉरेस्ट एरियाज आल्सो केम अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो अब उन्होंने जब जमीन उनको दी तो कुछ नॉन फॉरेस्ट एरियाज भी जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आ गए। ठीक है, तो वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो जमीन आई है, जो फॉरेस्ट नहीं है, जो नॉन फॉरेस्ट है, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस दे रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है ना, मध्य प्रदेश या सॉरी छत्तीसगढ़ की जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके एक सीनियर ऑफिशियल ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं, जैसे सरकार कह रही है कि भैया आप फॉरेस्ट की लैंड को बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के नहीं दे सकते, तो ये कह रहे हैं कि हम तो फॉरेस्ट की लैंड दे ही नहीं रहे हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उस समय हमें दी थी, कुछ ऑरेंज एरियाज जो थे जो हमें सौंपी थी, हम उनको वापस कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब यहां पर हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी है, ये तो पूरी की पूरी कहानी हो गई कि वहां क्या चल रहा है, हमें यह समझना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन थी फॉरेस्ट की 1996 की, वो क्या थी। उन्होंने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सारे एरियाज दैट आर मार्क्ड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड। आपको याद होगा जब हम लोग ISFR की सीरीज पढ़ रहे थे वहां पर हमने एक टर्म पढ़ा था, दैट इज RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी एरिया जो सरकार के रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट है, भले ही वहां पर आज की डेट में पेड़ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है तो दैट इज नोन एज अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये वही चीज है। दूसरा ये है कि ऑल एरियाज दैट कम विद इन द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वह सारा एरिया जो फॉरेस्ट की एक डिक्शनरी मीनिंग के अंतर्गत आता है, मतलब फॉरेस्ट को डिक्शनरी क्या डिफाइन करती है उसके तरीके से जो भी एरिया अंदर आता है उसको फॉरेस्ट कह दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे सारे के सारे एरियाज जो एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं या आइडेंटिफाई किए गए हैं एज अ फॉरेस्ट इन 1997, उन सबको भी फॉरेस्ट माना जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी है फॉरेस्ट की 1996 में वो क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी निकल के आती है, कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के नाम हमने सुने, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो हमको टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो भी साथ के साथ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो है दे आर द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड आर कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकले हैं कि मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होता है, साथ ही साथ बनाया किसके द्वारा जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किसी भी फॉरेस्ट लैंड पर या वेस्ट लैंड पर बनाया जा सकता है जो सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन रिजर्व फॉरेस्ट लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड, वहां पर क्योंकि मोस्ट रेस्ट्रिक्शंस है तो लोकल पीपल नहीं जा सकते अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि बिना प्रायर परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर आप जो है, जो लोकल पीपल है वो उस जमीन पर नहीं जा सकते, दैट इज इन द रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बाद दूसरा हमने टाइप ऑफ फॉरेस्ट का नाम पढ़ा, दैट इज योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इज अगेन एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, उसके अलावा जो भी और जमीन है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना सकती है। ठीक है, ओवर विच द गवर्नमेंट हैज प्रोप्राइटी एक्ट। प्रोप्राइटी राइट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास वहां के राइट्स हैं, गवर्नमेंट जो चाहे वहां पर काम करवा सकती है। एंड द पावर टू इशू रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सच फॉरेस्ट, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहां के लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं विलेज फॉरेस्ट की, तो विलेज फॉरेस्ट वो है इन विच द स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू, यानी कि ऐसी जमीन या ऐसे फॉरेस्ट जिनके अधिकार कोई भी राज्य सरकार किसी भी विलेज कम्युनिटी को दे सकती है कि भैया यहाँ की जो है रख रखाव और यहाँ की जो चीजें हैं वो आप संभालिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। और ओवर एनी लैंड विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि या तो रिजर्व फॉरेस्ट का कोई भी ऐसी जमीन हो उसके राइट्स भी विलेज फॉरेस्ट को दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि आपकी रेस्ट्रिक्शंस कहां पर कितनी है। ठीक है, मतलब लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस क्या रहेगा, तो सबसे ज्यादा जो लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है वो रिजर्व फॉरेस्ट में है, उससे कम आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रहेगा और सबसे कम जो है वो आपका विलेज फॉरेस्ट में रहेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी हमने यहां से देख लिए। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो न्यूज पढ़नी है। अभी तक आप लोग जो न्यूज पढ़ रहे थे, भले ही वो द हिंदू था या इंडियन एक्सप्रेस था, खुद से पढ़ रहे थे या कहीं से भी पढ़ रहे थे, इस तरीके से अगर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा अपने तरीके को जो है वो चेंज कीजिए। ठीक है, इससे फायदा होगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। एक अनंग ताल है, एक अनंग ताल लेक है, उसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, अनंगताल लेक जो है कहां पर पाया जाता है, साउथ दिल्ली में, जो कि ये बिलीव किया जाता है कि बहुत सालों पहले बनाया गया था, 1000 years ago, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू अ गेजेट नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अर्लियर दिस वीक। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 4 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, सेंट्रल गवर्नमेंट hereby gives notice of its intention to declare the said ancient site and remains to be of national importance। ठीक है, यहां पर जरूरी क्या चीज है, एक तो नाम ध्यान रखिएगा, अनंगताल लेक। ठीक है, कहां पर है, साउथ दिल्ली में। इसको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, यहां पर हालांकि एक एक्ट का नाम भी दिया हुआ है, थोड़ा बहुत इस एक्ट को भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रोविजंस वगैरह होंगे, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें जो है कि पावर्स मेंशन की गई होंगी। ठीक है, ऐसा मैंने तो किसी एक्ट को अभी नहीं देखा है, आप लोग लेकिन जरूर देख लीजिएगा। मैं भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप लोगों के लिए जरूर इसमें से लेके आऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स वगैरह हैं, मतलब उनको अगर हम नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा अगर देते हैं तो किसके पास पावर्स है, क्या पावर्स है, वो सारी चीजें इसमें दी हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो वेबसाइट है ऑफ नेशनल मिशन एंड मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, इसमें क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी, उसमें यह बोला गया है कि अनंगताल इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ जोगमाया टेम्पल एंड अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, जो दिल्ली का कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है उसके नॉर्थ वेस्ट में है लगभग 500 मीटर, और जोगमाया टेम्पल जो है उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है, एंड डेट्स बैक टू 1060 एडी, यानी कि आज से 1000 साल पुराना तो हो ही गया है ना। 1060 एडी में ये बना था, और इसको जो है तोमर किंग अनंगपाल II इनसे संबंधित माना जाता है। ठीक है, इन्होंने लाल कोट बनाया था। अब ये देखिए, जो इस तरीके के वर्ड्स आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम यूपीएससी का पेपर देखते हैं या देते हैं तो हमें लगता है कि ये पूछ लिया जाएगा कि भैया लाल कोट किसने बनाया। ठीक है, एक आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका उससे संबंधित लीडर की एक मैच द फॉलोइंग टाइप टेबल दे दी जाएगी। अब क्वेश्चन आ गया, मान लिए लाल कोट किसने बनाया, तो ध्यान रखेगा तोमर किंग अनंगपाल II ने। क्वेश्चन कहां से आया, यहां से। ठीक है, हमें लगता है कि हिस्ट्री में कुछ भी जो है वो मतलब यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यहां से इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ गए। तो ये पहले जो है एक प्लेस ऑफ जनरल रिजॉर्ट था, मतलब कोई भी लोग आते थे, घूमते थे, इस तरीके का एक जगह थी। लेकिन आज की डेट में ये लेक जो है वो सूख चुका है और कल्टीवेशन के लिए इसका यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इसको जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। SC to relook to 2013 ruling on freebies says issue is serious and needs debate। ये इशू तो खैर बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है, न्यूज तो मैं आज ही कवर कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों तो अगर न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो वर्ड है दैट इज फ्रीबीज। ठीक है, जिसको आप लोग न्यूज वगैरह में सुन रहे होंगे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ठीक है, इसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा अभी जो पीछे मॉनसून सेशन हुआ था उसमें पार्लियामेंट में भी हुआ था। ठीक है, कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। तो बेसिकली ये मुद्दा क्या है कि एक केस था। ठीक है, 2013 का एक केस था, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर कोई पार्टी, ठीक है, या पार्टी का कोई कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी मतलब ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका कोई कैंडिडेट अगर चुनाव से पहले इस तरीके के वायदे करता है कि चुनाव जीतने के बाद हम आपको ये देंगे, वो देंगे, टीवी देंगे, लैपटॉप देंगे, है ना, इस तरीके की चीजें देता है, तो वो डीपीएसपी का पार्ट है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका पार्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2013 में। लेकिन आज की डेट में जो है इसको लेकर पिटीशन फाइल की गई है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरीके की चीजें जो है वो दे रहे हैं किसी को या वायदे कर रहे हैं तो वो एक तरीके से ब्राइब है। ठीक है, और वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी 2013 की जो रूलिंग है उसको क्या कर रहा है, रिलुक कर रहा है। ठीक है, अब यह जो बात बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये बोलता है कि जो आरपीए है दैट इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसका सेक्शन 123 जो है वो ये नहीं है, मतलब उसमें ये चीज इंक्लूड नहीं होती है। कैसे, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। पहली बात, जिन्होंने ये केस यहां पर फाइल किया, मतलब ये जो रिव्यू पिटीशन लगाई है, इसको लेकर जो लॉयर है उन्होंने इस सेक्शन का हवाला दिया है कि सेक्शन 123 ऑफ द आरपीए एक्ट जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ डील करता है, और क्या इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं कि मतलब जो ये चुनावी वायदे हैं, क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा नहीं है। तो इसको लेकर ये तो बेसिकली ये एक्ट क्या डील करता है वो मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट एन इंडिविजुअल कैंडिडेट फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू प्रोमिसेस व्हिच constitute a corrupt practices within the meaning of section 123 of the RP Act. The provisions of the act place no fetter on the power of the political parties to make promises in the election manifesto. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये बोला था कि ये जो आरपीए है, आरपीए एक्ट है 1951 का, उसका सेक्शन 123 जो है वो क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर, कि मतलब कोई कैंडिडेट जो है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं आपको लैपटॉप दूंगा या ये सारी चीजें दूंगा, मोबाइल फोन दूंगा या कुछ भी चीज दूंगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोलती है तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोलती है तो वो फिर जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बोली थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको वापस से रिलुक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। तो फिर देखते हैं इसका क्या नतीजा जो है वो निकल के आता है, फिर उसको हम डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या बन जाता है, आरपीए एक्ट ऑफ 1951।
इसको हमें कवर करना है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे बहुत जल्द, अपना जो पॉलिटी वाला चैनल है उसमें करेंगे। आरपी एक्ट ऑफ 1950 जो है वो तो हम लोग कवर कर चुके हैं, 51 को भी बहुत जल्द कवर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज ये है कि गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ कवर टू ट्रांस पर्सन, यानी कि जो थर्ड जेंडर माने जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स माने जाते हैं, उनको सरकार हेल्थ कवर देने की बात कर रही है। ट्रांसजेंडर पर्सन विल गेट ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख ईच अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाती है कि ट्रांसजेंडर्स को जो है कितने का इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है, सालाना 5 लाख रुपए का, ठीक है। ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख ईच, और किस स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंतर्गत ही, ठीक है। जो पीएम जय है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका नाम आयुष्मान भारत भी है, उसी के अंतर्गत ये मिलेगा। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज जो है वो भी इंक्लूड की गई हैं। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज मतलब जो अपना लिंग परिवर्तन करवाते हैं उसको रिलेटेड जो सर्जरीज होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। अब देखिए, पहले से आपको पता होगा ये आयुष्मान भारत स्कीम काफी पुरानी है, जो पीएम जय है, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत ये था कि 5 लाख रुपए का जो कवर है वो फॉर एंटायर फैमिली था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किए गए हैं ताकि ट्रांसजेंडर पर्संस को भी जो है इसका फायदा दिया जा सके। और चेंज क्या किए गए हैं वो ये है कि जो कार्ड, हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन को, विल नॉट कवर देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, विल नॉट कवर देयर फैमिली मेंबर्स। क्योंकि अदरवाइज ये जो पीएम जय के अंदर या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जो आयुष्मान भारत था उसके अंदर जो 5 लाख का कवर था वो एंटायर फैमिली के लिए था। लेकिन जो ट्रांसजेंडर को जो हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे उसमें वो उनकी पूरी की पूरी फैमिली को कवर नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री है, जो ये सारा का सारा डेटा रखती है, उसने ये बोला कि लगभग 4.8 लाख यानी कि 4,80,000 ट्रांसजेंडर पर्सन इंडिया में हैं और उनको ये सारा का सारा बेनिफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिन लोगों के पास या जिन लोगों का नाम जो है वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में अभी तक इंक्लूड नहीं है, जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, वो अपना नाम जो है उसमें ऐड करा सकते हैं, ठीक है। और अपने आधार कार्ड का यूज करके क्या कर सकते हैं, इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि जो 4.8 लाख यानी कि 4,80,000 लोगों का डेटाबेस उनके पास है ट्रांसजेंडर पर्संस का, उसको जो है आयुष्मान भारत का जो डेटाबेस है उसके साथ लिंक किया जाएगा और उनको फिर स्कीम का फायदा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ईयरली कवर है 5 लाख रुपए का, लेकिन उसमें फैमिली इंक्लूडेड नहीं है। कौन से वाले में, जो ट्रांसजेंडर्स के लिए है उसमें। अदरवाइज नॉर्मल बात करें तो आयुष्मान भारत या पीएम जय में 5 लाख कवर का सालाना कवर है एंटायर फैमिली के लिए, यह ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है यहां पर। इसके बाद आगे बात करेंगे, आयुष्मान कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टेट स्कीम्स। फिर से आयुष्मान भारत को लेकर ही स्कीम में न्यूज है, उसमें यह बोला है कि आयुष्मान भारत या जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको हम स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज ने इसको लेकर जो है अपना कंसेंसस दे दिया है, अपनी सहमति जता दी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु या तेलंगाना, इनकी तरफ से अभी फाइनल इसको लेकर क्लैरिटी आनी बाकी है कि क्या ये इसको लागू करने के लिए तैयार है या नहीं है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे दिल्ली, बंगाल है, उड़ीसा है, ये अभी तक इस स्कीम से दूर है। इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत हम लोग स्टेट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इफ अ स्टेट वांट्स टू प्रोवाइड मोर देन 5 लाख बेनिफिट, अब इसमें बात तो यही है क्योंकि स्कीम तो कौन सी है, जन आरोग्य योजना यानी कि एबी, ये आयुष्मान भारत, तो इसके अंतर्गत तो 5 लाख का कवर है। अब मान लीजिए स्टेट चाहती है 5 लाख से ज्यादा का कवर देना, तो उसके केस में क्या होगा, पार्शियल फंडिंग ऑफ अप टू ₹5 लाख विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंटर, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत है उसके अंतर्गत तो 5 लाख का ही कवर है, वो 5 लाख से ज्यादा अगर स्टेट बेनिफिट देना चाहती है तो 5 लाख तक का जो पार्शियल बेनिफिट है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो कौन देगा, वो स्टेट देगा, ठीक है। इफ स्टेट्स हैव एडिशनल बेनिफिशियरीज, अब कुछ स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ज्यादा बेनिफिशियरी है। ज्यादा बेनिफिशियरी मतलब ये बेसिकली कवर किसको मिलता है, जो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के अंतर्गत
इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इसके बेनिफिशियरीज को डिसाइड किया गया है। अब अगर स्टेट के पास कुछ उससे ज़्यादा बेनिफिशियरीज हैं तो विल ऑल्सो बी एबल टू यूज़ द सेम कार्ड, तो वो भी इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, इसका कुछ डेटा दिया गया है। 5 लाख का एनुअल हेल्थ कवर है, 10 करोड़ फैमिलीज को मिल रहा है अक्रॉस द कंट्री, और सो फार 14 करोड़ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको कार्ड्स इश्यूज किए गए हैं, और लगभग 3.75 करोड़ यानी कि 3.25 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस जो अभी तक हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल में लोग भर्ती हुए हैं, और 45,000 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो इस स्कीम के अंतर्गत सेटल किया गया है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद एक न्यूज इंपॉर्टेंट ये है कि डायनासोर के कुछ ट्रैक्स पाए गए हैं टेक्सास में। ठीक है, आप लोगों ने पिछले दिनों न्यूज में आपको लोग सुन रहे होंगे कि जो यूरोप वगैरह का एरिया है वहां पर आजकल बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ड्राउट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है, जो अमेरिका का टेक्सास रीजन है वहां पर। और वहां पर जैसे नदी का पानी कम हुआ है तो डायनासोर के कुछ ट्रैक्स पाए गए हैं। ठीक है, कहां पर पाए गए हैं, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बहुत कम चीजें हैं। वो ये है कि सीवियर ड्राउट कंडीशन हुई है डायनासोर वैली स्टेट पार्क में, जो कि लगभग 60 माइल साउथ वेस्ट है फोर्ट वर्थ के। वहां पर कुछ डायनासोर के ट्रैक्स पाए गए हैं जो लगभग 113 मिलियन साल पुराने हैं। ठीक है, और जो पहले जो है एक पालुक्सी रिवर है वहां पर। ठीक है, इस रीजन में एक नदी बहती है टेक्सास के रीजन में, दैट इज पालुक्सी रिवर, उसके नीचे दबे हुए थे। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ कि ड्रॉट पड़ा, सूखा हुआ, नदी का पानी कम हुआ, तो ये डायनासोर के ट्रैक्स देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज बनती है वो ये है पालुक्सी रिवर। पालुक्सी रिवर, जिसका नाम पालुक्सी क्रीक भी है, ये यूएस स्टेट ऑफ टेक्सास में बहने वाली एक नदी है, और ब्रेजोस रिवर एक है, उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नॉर्थ पालुक्सी रिवर साउथ पालुक्सी रिवर को के मिलने से बनती है, और साथ ही साथ लगभग 29 मील या 47 किलोमीटर ये बहती है बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रेजोस जस्ट टू द ईस्ट ऑफ ग्लैन रोज इन टेक्सास। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो रिवर है दैट इज रिवर पालुक्सी रिवर। ठीक है, इस तरीके के सवाल मैं फिर से कहूंगा कि जो न्यूज वगैरह में नदियां वगैरह आती हैं, है ना, कोई लेक वगैरह के नाम आते हैं, उनको जरूर मैप में देख लीजिएगा। और ये जो जगह है, ये जो आपका बेसिकली जगह है पालुक्सी रिवर वाला, वो फेमस है किसके लिए, अपने न्यूमरस डायनासोर फुटप्रिंट्स फाउंड इन इट्स बेड नियर ग्लैन रोज एट द डायनासोर वैली स्टेट पार्क। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट हमें कवर करना था। धीमे धीमे इसमें हम लोग चीजें और ऐड करते जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये सेशन देखा है, पूरा सेशन देखा है, ध्यान से सुना है, तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स जो है वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये न्यूज़ का सेक्शन आज ही से स्टार्ट किया है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के फीडबैक के आधार पर हम लोग इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते रहें और ज़्यादा चीज़ों का इन्हेंसमेंट और एडिशन करते रहें। तो अगर आप लोगों ने आज का पूरा सेशन देखा है तो प्लीज़ मुझे जो है फीडबैक अपनी ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बाकी चैनल्स में भी जुड़ सकते हैं, जो हमारे बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ये ग्रुप है टेलीग्राम पर, यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, मिलेंगे कल के दिन में, न्यूज़ कवर करेंगे। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और जम के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।